नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय चल रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है कि यूपी का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं गर्मी की बात हो रही है, कहीं कंप्रेसर की बात हो रही है। पहले 80 बनाम 20 की बात हो रही थी, फिर 85 बनाम 15 की बात होने लगी। आखिरकार कौन है जो भावनाओं को भड़का रहे हैं? चुनाव सीधे सीधे क्यों नहीं हो सकते हैं? जब बात काम की और विकास की थी तो बात उसकी क्यों नहीं की जा रही है? बात हिस्ट्री शीटर की क्यों हो रही है? बात उस खौफ की क्यों हो रही है जो पिछली सरकारों का था और लोगों के जहन में अब तक शायद कहीं ठहरा हुआ है? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिरकार इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जो गोलियां चला रहे हैं वो, या जो गोलियां चलाने के लिए उकसा रहे हैं वो? तो इसी पर है आज का हमारा सवाल इंडिया का। सवाल इंडिया के में आज जो बड़ी बातें हैं कि आखिरकार चुनाव क्या नफरती बयानों से बढ़ रहे हैं। आप सबको पता है कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दंगा हिंदू मुसलमानों के मुद्दे पर जबानी जंग चल रही है। 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, आदित्यनाथ योगी ये कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह भाषा कितनी वाजिब है, कितना सही है, ये जनता तय करेगी। और इसका जवाब भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर शांत रहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद आगरा में बुलडोजर चलेगा। योगी कह रहे हैं आखिरकार बुलडोजर किसके ऊपर चलाना है? उन लोगों के ऊपर भी चलाने की बात क्यों नहीं हो रही है जिन्होंने किसानों को कुचला है? वो सकुशल जेल क्यों चले गए? बीच में शांति क्यों रही? अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही गिरफ्तारी क्यों हुई? और टेनी साहब का क्या हुआ? ये सवाल इस सवाल के साथ सीधे जुड़ जाते हैं। नौजवानों किसानों की गर्मी कैसे निकालेंगे? जयंत चौधरी ये पूछ रहे हैं कि बात अगर गर्मी और बुलडोजर की है तो फिर नौजवानों किसानों के जो काम है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी गर्मी का क्या होगा? और इसी तरीके के बयान पिछले कुछ वक्त में दिए गए हैं। आप सबको पता है 80 बनाम 20 का चुनाव होगा, और ओवैसी साहब ने इसमें आकर तड़के का काम किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उनके साथ जो कल हुआ है वो बहुत दुखद है। एक पार्टी के अध्यक्ष के काफिले पर गोलीबारी ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का जो दम भरा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। सरे शाम अगर गोलियां चल रही हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, और ये भी कि कौन था जिसने इतनी रिसर्च या रैकी कर रखी थी कि ओवैसी साहब कहां से गुजरेंगे, कैसे गुजरेंगे? क्या ये सिर्फ 2 लोगों का काम हो सकता है या फिर इसके पीछे बहुत कुछ संगठित है? फायरिंग करने वाले 2 आरोपी सीसीटीवी में देखे। एक तो पकड़ा गया क्योंकि पीछे जो आदमी थे इनके काफिले में, असदुद्दीन ओवैसी के, उन्होंने सूझबूझ का काम किया और उस लड़के को गिरा दिया जो कि शूटिंग करने के लिए आया था या मारने के लिए आया था। तो बड़ा सवाल है, बदजुबानी तेज है और चुनावी माहौल कौन बिगाड़ रहा है? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से हैं जाटव जी, संत प्रकाश जाटव जी। आपने इनको पहले भी लगातार सुनते रहे हैं सवाल इंडिया का में। हमारे साथ वारिस पठान साहब हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के, ये मुंबई से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ साथी शरद प्रधान हैं जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीन का। और घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का आना शेष है। सबसे पहले बात जाटव जी आपसे कि आप अगर कानून व्यवस्था के राज की बात कर रहे हैं तो आपके राज में आम आदमी तो ठीक है, बाद में सुरक्षित हो भी जाएगा, नहीं भी होगा, वो सबका हाल हम सबको पता है। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जो कि संसद अभी सत्र में है, उसका सांसद और पार्टी का अध्यक्ष अगर आपके यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो फिर आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं अब तक, और किस सुरक्षा के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? कल जो ओवैसी जी के साथ में घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों ने उस कृत्य को अंजाम दिया है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उसमें से एक ने शायद सरेंडर भी कर लिया है। ओवैसी जी को जेड सुरक्षा भी प्रोवाइड करा दी गई है। मैं समझता हूं कि ये जो काम कल जो हुआ है वो किसी भी सूरत में एक सभ्य समाज में उसकी स्वीकृति नहीं है। और सभी लोगों को, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको भी इस चीज को समझना चाहिए कि ये चुनावी बातें होती हैं। इन चुनावी बातों को दिल से लेकर के नहीं रखना चाहिए, और किसी तरीके से इस प्रकार की घटनाएं जिस तरीके से कल वो करने का प्रयास किया गया है वैसा नहीं होना चाहिए। ओवैसी
हमारे अच्छी पार्टी का उनका नेतृत्व करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हर व्यक्ति की है। चुनाव लड़ने के लिए कहीं भी कोई भी जा सकता है। जी हाँ ठीक है, लेकिन मुझे आपने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। आप किस बिना पर ये कहते हैं कि आपका जो उत्तर प्रदेश है इस वक्त में सुशासन है, वहां पर कानून व्यवस्था का राज है? अगर सरे शाम कोई दो बच्चे रैकी करके बैठे हुए थे तो दो लोगों का काम तो हो नहीं सकता है, इसके पीछे तो कोई षड्यंत्र होगा, कुछ लोग होंगे। तो इंटेलिजेंस का क्या हुआ और आपकी कानून व्यवस्था के दावों का क्या हुआ? देखिए, इनको पहले भी सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात कही गई थी जो इन्होंने पहले नहीं ली थी। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस जो है वो इस चीज को ध्यान में रख करके ही उनको ये कहा गया था कि आप सुरक्षा व्यवस्था ले लें। इन्होंने मना कर दिया था, जैसा मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ उसके आधार पर। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने भी ये काम किया वो सीसीटीवी कवरेज में आया है और वो ये भी उस सुरक्षा व्यवस्था का ही एक आयाम होता है कि सीसीटीवी में उसको देखा जाना और उसके बाद में उसके द्वारा सरेंडर किया जाना। एक प्रेशर है, बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो, किसी भी। हम विपक्ष का और विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हैं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारा ध्येय है। जी बिल्कुल, और राज्य की जिम्मेदारी तो बनती है, जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसकी सरकारी मशीन। वारिस पठान साहब, आपके नेता सुरक्षित है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे चश्मों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करूंगा कि उसकी करम रहा कि हमारे नेता, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को कुछ हुआ नहीं, कल बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर देखने वाली बात यह है सर कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमिश्नर के गाइडलाइंस के मुताबिक से प्रचार करने गया, वहां पर प्रचार करके आ रहे थे और इस तरह से पूरी तरह से एक प्री प्लान अटैक उनके ऊपर करना है, रेकी करके कॉन्स्पिरेसी के तहत अंजाम देना, ये जानलेवा हमला करना, ये क्या दर्शाता है? क्या हमारे देश के अंदर अगर एक इतना बड़ा लीडर जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस, मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़े हुए समाज की आवाज, उसके ऊपर अगर इस तरह का अटैक हो सकता है तो सर मैं और आप तो आम नागरिक है, हमारे साथ क्या भी हो सकता है। और फिर ये क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम एकदम खत्म हो गया है? मैं इस घटना को एक कावर्डली एक्ट बताना चाहता हूँ। ये कावर्डली एक्ट है, ये घटना एक डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है, जो डेमोक्रेसी के अंदर ये बताता है कि हमको भी अधिकार है अपनी आवाज रखने का। तो आज जो शख्स मजलूमों की, दलितों की, ओबीसी की आवाज बन के घूम रहा है देश में, उनकी आवाज को दबाने की ये कोशिश की गई है। मगर जैसा साहब ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ कि मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। हम हमारी कैंपेनिंग जारी रखेंगे, हम किसी के डराने से डरने वाले नहीं है। और जिस दिन जारी रखना भी है, जिस दिन आनी है उस दिन चले जाएंगे। समझ गया मैं आपकी बात। वारिस पठान साहब, मैं आपकी बात वारिस पठान साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मैं शरद जी के पास आ रहा हूँ। शरद जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जाहिर सी बात है कि ये बेहद दुखद है कि किसी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके से हमला हो, लेकिन इसे बहुत सारे चश्मों से देखा जाएगा। इसमें कुछ, मैं इसको कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात यह है कि पहले उनके पास सुरक्षा नहीं थी, अब उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो क्या ये सब कुछ सीधा सपाट है कि दो बच्चे आए और आकर गोली चला के चले गए, भागने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हम बहुत कुछ इसमें देखें? क्योंकि देखिए, ये राजनीति का वक्त है, चुनाव का वक्त है, इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ठीक है, ये कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होगा उसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा ना होना भी मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, ऐसा है। क्योंकि ऐसा बात पास में भी देखा गया है कि कई बार इस तरीके के हमले स्टेज मैनेज्ड होते हैं और इसलिए किए जाते हैं कि सिंपैथी मिले, एक इंप्रेशन क्रिएट हो। क्योंकि अगर कोई मारने का इंटेंशन होता है, और मैं ये अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे साथ खुद ऐसे हो चुका है। मैंने किसी करप्ट IAS ऑफिसर के, जो महाभ्रष्ट के खिलाफ एक PIL करी थी, वो जेल वेल गए बाद में, तो लेकिन मेरे ऊपर भी गाड़ी पे गोली चलाई गई और गोली की ट्रैजेक्टरी जो थी वो नीचे की तरफ थी, दरवाजे के नीचे की तरफ मारी गई। इत्तेफाक से इसमें भी गोलियां चलाई गई नीचे की तरफ।
जो मारने का, मुझे भी मारने का इंटेंशन नहीं था, डराने का इंसिडेंट। तो इस केस में भी मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि अगर मारने का उद्देश्य होता तो शायद आपकी आवाज यहां तक सीमित नहीं रहती। तो ये तो एक तरफ ये दिखलाता है, और दूसरी तरफ ये भी दिखलाता है कि बीजेपी के जो बार बार क्लेम, श्री योगी आदित्यनाथ जो बार बार क्लेम करते हैं कि यूपी में राम राज्य है, ये दिखला रहा है कि कितना बढ़िया राम राज्य है। क्योंकि ऐसा इंसिडेंट खाली एक नहीं है, ऐसे रोज होते हैं। महिलाओं के साथ रेप्स भी रोज हो रहे हैं, लेकिन महिला बहुत ज्यादा सुरक्षित है। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। घनश्याम जी, हो सकता है शुरुआत में मैं आपकी आवाज ना सुन पाऊं, कुछ हमारे यहाँ तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन आप मुझे सुन पाएंगे शायद, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। मेरा स्वागत है आपका समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर किसी AIMIM के अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है तो क्या आप उनकी आवाज उसी पुरजोर तरीके से उठाना चाहते हैं जिस तरीके से किसी समाजवादी पार्टी के नेता पर हुए इसी तरीके के हमले के ऊपर उठाते, या आप लोग अभी भी बटे हुए हैं क्योंकि आप पहले से कहते रहे कोई B टीम है, कोई C टीम है, कोई D टीम है, आप इसको उतनी तवज्जो नहीं देना चाहते हैं? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, ये दो चीजें हैं। एक तो इस तरह की कोई भी घटना गंभीर घटना है और मैं उसकी गंभीरता से किसी भी अपने तर्क से उसकी गंभीरता हटाना नहीं चाहता, लेकिन ये चुनाव देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य की बुनियाद का चुनाव है। एक ऐसे समय में जब सिलसिलेवार ढंग से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब कोई सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम कर रहा है, किसी तरीके से इस चुनाव की बुनियाद में हेट स्पीच या हेट का एजेंडा डाला जाए, और पूरी जनता ये प्रयास कर रही है, सिर्फ मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरी जनता ये प्रयास कर रही है कि चुनाव में मुद्दे बेरोजगारी रहें, चुनाव में मुद्दे महंगाई रहे, चुनाव में मुद्दे किसान रहें, और ये जो अन्याय हुआ है समूचे उत्तर प्रदेश के साथ कि अच्छे दिन का वादा करके बुरे दिन दिखाए गए, ये मुद्दे रहें। ऐसे में ऐसी घटना चुनाव को कोई दिशा भी दे सकती है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि इसकी घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, परंतु इस घटना को हम चुनावी नजरिए से नहीं देख रहे। हम इस नजरिए से देख रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हैं, 403 सीटें हैं, बहुत बड़ा चुनाव है, और इसमें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर तरह का लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये जिम्मेदारी चाहे AIM इस चुनाव में हमारे खिलाफ भी बोलता रहे, लेकिन ये जिम्मेदारी समूची राजनीतिक पार्टियों की है जो चाहती है कि भारतीय राजनीति की दिशा हेट की ना हो। भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में दो ही हथियार हैं, एक है हेट और दूसरा है फियर, नफरत और डर। और समूची राजनीतिक पार्टी ये प्रयास कर रही है कि ये चुनाव एक भाईचारे का चुनाव हो, एक पॉजिटिव एजेंडे का चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, नफरत और डर के अपने अभियान में असफल रहे। बिल्कुल समझ गया मैं घनश्याम जी आपकी बात। जाटव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए, ये एक तरीके से एक लूप की बात कही जा रही है। मुझे पता है एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर अलग से खड़ा होगा जिसमें आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन वो नैरेटिव किसी अलग किस्म का होगा जिसमें ओवैसी साहब की कुछ तकरीरों को एडिट किया जाएगा और उनको बताया जाएगा, और फिर बताया जाएगा कि दरअसल ये जो हुआ है ये दरअसल उसी की क्रिया की एक प्रतिक्रिया है। तो क्या चुनाव के अंदर बहुत कुछ ऐसा घालमेल है जो हम लोग कई बार देख नहीं पाते? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुमछल्ले भी कह सकते हैं, जिनको भक्त कह सकते हैं, आप कई अनेक नामों से उनको पुकार सकते हैं। मैंने अभी पीछे यही बात कही कि जो नौजवान बच्चे हैं वो इस घटना पर प्रतिक्रिया देने से समाज में ऐसा एक माहौल बने कि वो बिगड़े, ऐसा जो प्रयास करने वाले लोग हैं उनसे बचें, क्योंकि जो इस वक्त जो चुनाव का जो समय है बहुत सेंसिटिव समय होता है। एक दूसरे की भावनाओं के साथ में खिलवाड़, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर समाजवादी पार्टी इस चीज में माहिर है। वैसे जिस ओवैसी जी की पार्टी भी जो है इस मामले में नंबर 1 है, तो सबको बचना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के साथ में सम्मान और सद्भाव बनाने का प्रयास करके चुनाव लड़ें, विकास की बात करके चुनाव लड़ें। दुर्भावना फैलाने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। किसी तरीके से जो बहकावे हैं उनसे ये हमारे नौजवानों को बचना चाहिए। बिल्कुल।
आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप स्टेट की तरफ से बात कर रहे हैं, मतलब बीजेपी एक जो ऑफिशियल पोजीशन होती है उसकी तरफ। शरद जी, लेकिन मैं ये कहता हूं कई बार कि राजनीति में अभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और उनको ऐसी घटनाओं का इंतजार होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओवैसी साहब पे हमला हुआ और चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कर कौन रहा है, फायदा किसको होगा, इसकी जड़ में कोई जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? या से क्योंकि देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं या नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स जिनको मैं कह सकता हूं, वो तो आएंगे सोशल मीडिया पर आके बहुत सारी गंदगी फैलाएंगे। ओवैसी साहब के टुकड़ों के जो तकरीर हैं उनके टुकड़े किए जाएंगे, उनको अलग अलग तरीके से जमा कर दिखाने की कोशिश की जाएगी और फिर उसमें इस घटना को सही ठहराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि सीए एनआरसी के जो विरोध हुए थे उनमें भी तमंचा लेकर एक लड़का पहुंचा था और बाद में उस तमंचे वाले का किस तरीके से गुणगान किया गया सोशल मीडिया पर, वो हमारे दर्शकों को याद होगा। लिंचिंग करने वालों को किन्होंने मालाएं पहनाई थी, ये भी हमें याद रखना होगा। तो क्या हम इस चीज को जो हुआ है इसको उन तमाम परिप्रेक्ष्य से अलग होकर देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसी परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। और मत भूलिए कि अभी हाल ही में हरिद्वार में जो हुआ था, देखिए जहां एलिमेंट ऑफ हेट्रेड आ जाए, जो पार्टी और उनके समर्थक हेट्रेड का सहारा लें, नफरत का सहारा लें जीतने के लिए, तो आप उससे हिसाब लगा सकते हैं कि वो कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और ये इस केस में ये जो आम धारणा है लोगों की कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी हैदराबाद के बाहर तक अपने इन्फ्लुएंस नहीं पैदा कर पाई इतने सालों में, वो बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन यूपी में इस 100 सीटों का लड़ना अगर ये माना जाए कि मुसलमानों के वोट को विभाजित करने के उद्देश्य से किया गया है, तो इससे जाहिर हो जाता है कि किसका फायदा होगा उससे और किसका नुकसान हो सकता है। और ये इसमें कारगर अगर साबित नहीं हो रहे हैं अपने मकसद में, तो ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि कुछ सिंपैथी मिले। ये मेरी एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरा ये व्यू है। मुझे किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, ना किसी से नफरत है। मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू ये है। देखिए जो स्टेट की हालत तो ये है, क्लेम्स देखिए, इतना मैं जोड़ूंगा अभिषेक कि स्टेट की हालत उत्तर प्रदेश में ये है कि क्लेम्स एंड मोर क्लेम, और उसकी क्लेम की बम्बार्डमेंट होती है विज्ञापनों के जरिए से कि साहब हमने तो कायाकल्प कर दिया प्रदेश का, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब था दुनिया का और आज सबसे बढ़िया हो गया है। यही क्लेम है, जमीनी हकीकत वो नहीं। बिल्कुल, हमें उस व्यक्ति के जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उनकी घर बुलडोज होते हुए क्यों नहीं दिखे, ये सवाल उठेगा। वारिस पठान जी, जो सवाल एक तरीके से घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं और जो शरद प्रधान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो दरअसल ऐसे जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आग भड़के, और आग भड़के तो वो किसी की भी भड़क सकती है। वो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स नहीं हैं या हैं भी सिंपैथाइजर हैं, वो भी आकर इस तरीके से हमला कर सकते हैं। तो उस हवा को खराब करने का जिम्मत या ठेका तो आपने भी ले रखा है एक तरीके से। अभिषेक साहब, मैं इस बात का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहली बात कि ये जो घटना हुई, ये पहली मर्तबा नहीं हुई। आज से 3 महीने पहले भी असद ओवैसी साहब के घर पे दिल्ली में, जिसके सामने पुलिस स्टेशन है, वहां पर उनके घर पे पथराव किए गए, उनके नेम प्लेट को तोड़ा गया, वहां का वीडियो बनाया गया और सब तरफ लाइव वायरल किया गया था वीडियो को भी। अब ये घटना हो गई, तो अब प्रयागराज में जब हुआ था धर्म सांसद, वहां पर भी ओवैसी साहब के बारे में काफी अनाप शनाप बोला गया था, वहां पर भी थ्रेट्स हुए थे और उनको कंटिन्यूस थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे। अब तो बात नंबर 2, आपने स्पीच की बात करी, तो मैं आपको बताऊं ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीने से लगातार जा रहे हैं। मैं खुद उनके साथ में था, हमने तकरीबन साथ में 14 से 16 सभाएं की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, स्पीचेस दिए, 1-1 घंटा 2-2 घंटा हमारी तकरीर चली। आप बताइए, जो इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहा है, अगर हमारी स्पीच में कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक बात होती या तनाव क्रिएट करने वाली बात होती तो हमको नोटिस मिलता, हमको तो कहीं नोटिस नहीं मिला। इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि ये इनके फेलियर का भी जो ढिकड़ा है ना, ये हमारे सर पे डाल रहे हैं। घनश्याम जी, इसका जल्दी से आपको जवाब देना चाहते हो तो दे दीजिए कि चुनाव आयोग इनको क्लीन चिट देके बैठा हुआ है, इस वजह से ये अपने भाषण अपने हिसाब से दे सकते हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास थोड़े से। देखिए, चुनाव सर, मोदी जी ने क्या कहा,
मोदी जी ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में सूरज डूबने के बाद तमंचे नहीं निकलते, सही कहा। अब दिन दहाड़े निकल रहे हैं, तमंचे निकल रहे हैं, रेकी किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। टेनी का बेटा दिन दहाड़े कार की गाड़ी लेके जाता है, प्रतिक्रिया दे दीजिए जल्दी से। वाली बात ये अभिषेक साहब, आप भी हंस रहे, मेरे को भी हंसी आ रही है। बिल्कुल बात समझ गया बिल्कुल। चुनाव आयोग कब चलेगा वो जो उदाहरण के मेरा ये सवाल है, कौन उनको जाके बेल कराएगा और कौन उनको माला पहनाएगा भाजपा का सवाल तो ये भी उठ रहा है। घनश्याम जी को बोल लेने दीजिए वारिस जी, वो भी तो बोलने के लिए आए। बोलिए घनश्याम जी। चुनाव आयोग ने जब 80-20 हेट स्पीच पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उसको तरह तरह से परोसने, मीडिया में भी एक बड़ा तबका है जो प्रतिदिन हेट की बुनियाद खड़ा करता रहता है। जितनी हमने हिंदू मुस्लिम बहसें देखी हैं पिछले 5 साल में, वाकई बीजेपी के जुमले इस्तेमाल करें तो 70 साल में नहीं देखी हैं। तो चुनाव आयोग ने जब 80-20 हेट स्पीच का संज्ञान नहीं लिया तो इसका संज्ञान नहीं लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, चुनाव सभी लड़ें, लेकिन हम नहीं समझते कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने हेट के एजेंडा में सफल होते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए इस घटना को गंभीरता से लेते हुए भी मैं इसको चुनावी घटना मानता। बिल्कुल गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ओवैसी साहब के जो भाषण हैं वो चुनाव में जो भी चुनाव आयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं, नहीं ये चुनाव आयोग का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ज्ञानी पुरुष ने कह के गए थे, एक तरफ की नफरत करने वाले दरअसल दूसरी तरफ की नफरत करने वालों के साथी होते हैं। वो दिन में भले एक दूसरे के खिलाफ बोलें, लेकिन रात में अक्सर एक साथ एक जगह पर पाए जाते हैं। तो वो जो साथी है वो कौन है? नफरत करने वालों के, जो एक तरफ की नफरत करने वालों के दूसरी तरफ की नफरत करने वालों के साथ बनकर दिन में तो नहीं दिखाई देते, रात में जरूर दिखाई देते हैं साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, घनश्याम जी, शरद जी, वारिस पठान साहब और जाटव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर यानी कि दर दर जाकर इस समय वोट मांग रहे हैं और ऐसे में गाजियाबाद में प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी प्रियंका गांधी। उनसे बात की हमारे साथी हिमांशु ने। लॉकडाउन की वजह से जो पहले हुए थे, पिछले साल हुए थे, बहुत जो छोटे कारोबार हैं, छोटे बिजनेस के लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खासतौर से इस इलाके में जो छोटे और मीडियम साइज़ के बिजनेस हैं, उनके समर्थन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो नोटबंदी आई, जो लॉकडाउन हुआ, जो जीएसटी की बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस आए, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हीं को हुई है। तो इनकी आशा है कि सरकार कुछ करे मदद करने के लिए, लेकिन सरकार की मानसिकता ये है कि बार बार हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को ये सक्षम बनाना चाहते हैं और जो तमाम छोटे कारोबार हैं, जो छोटे बिजनेस के लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और इस बजट में भी आपने देखा होगा कि उनके लिए कुछ नहीं है। तो लोग बहुत परेशान हैं और उनमें ये आशा है कि कोई उनके लिए कुछ करे। और मैंने ये देखा है कि जब जब अत्याचार हो रहा है तब पुलिस और प्रशासन पीड़िता के पक्ष में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार के खिलाफ हो रहे हैं एफआईआर। पीड़िता पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और पूरा पुलिस प्रशासन जो अत्याचार कर रहा है उसको बचाने में लगा हुआ है। तो जो मानसिकता है वो बदलनी पड़ेगी। सरकार की मानसिकता, समाज की मानसिकता, प्रशासन, पुलिस की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जब महिला पर अत्याचार होता है तो उसको बचाना है, उसको मदद करना है, उसका समर्थन करना है। इसीलिए हमने जो अलग विधान बनाया, हमने शक्ति विधान है महिलाओं के लिए, उसमें हमने खास एक पूरा चैप्टर इसी पे किया कि हम महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखें। जैसे 25% जो पुलिस में जो भर्तियां हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं की, ताकि हर पुलिस स्टेशन में महिला हो। अब जब एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता, महिला पर अत्याचार होता है और दर्ज हो ही नहीं रहा है, हम एक कानून लाना चाहते हैं कि जो अधिकारी दर्ज नहीं कर रहा है उसका 10 या 15 दिन के अंदर अंदर उसका सस्पेंशन हो, क्योंकि ये बहुत बार, हर बार यही दिख रहा है। तो ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, अब किसी को करना पड़ेगा। महिलाएं आगे बढ़ें, अगर एकजुट हो जाए, अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना हक और अपनी शक्ति के लिए लड़ें, तो ये हो सकता है। चुनाव के पहले ही दरअसल उम्मीदवार का फैसला होना है कि कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा
और ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, तो पंजाब की कांग्रेस ने ये नंबर तो जारी कर दिए थे कि 1 नंबर पर चन्नी जी के लिए, 2 नंबर सिद्धू साहब के लिए और 3 किसी का चेहरे के बिना ही चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को। तो इसके रिजल्ट जो हैं वो संडे को आने हैं, रविवार को आने हैं, और इसके पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू एक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है भूमिका, सुनिए उनको खुद को हमारे साथी शरद शर्मा के साथ। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू साहब आज अपने अमृतसर ईस्ट हलके में, यानी कि आप खुद अपने लिए ही प्रचार कर रहे हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है आपका अपना अमृतसर ईस्ट का, ये पिछली बार से कितना अलग है या कितना मुश्किल हो सकता है? चोर, डाकू, उचक्के, लुटेरे, जिन सबका राजनीति धंधा है, वो अपना धंधा बचाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें ये पता है कि अगर इस बार सिद्धू को निर्णय लेने की ताकत मिली तो या तो सिद्धू रहेगा या माफिया रहेगा। इसलिए ये सारा माफिया इकट्ठा हो गया है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे 25 साल से पंजाब को लूटते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, डराते रहे हैं, पर्चे डलवाते रहे हैं और पंजाब का जो खजाना है उसे खोरा लगाते रहे हैं। इसीलिए ये जो भय है, ये जो डर इन्हें सताता है, और ये जो मजीठिया है ना, ध्यान भटकाने के लिए इसे भेजा गया है, मुद्दों से परे करने के लिए, क्योंकि इन्होंने राजनीति की ही ऐसे है। ये भू माफिया भी है, ये शराब माफिया भी, दिस ही इज ऑल इन वन माफिया। और इसीलिए इसको भेजा गया कि हराम के जितने पैसे, ये लड़ाई हराम और ईमान की है। जो पंजाब को बेच के, पंजाब को गिरवी रख के जो पैसा कमाया है, उस पैसे से सिद्धू को, लेकिन पैसे से कोई हारता थोड़ा ना, ये ईमान और हराम की लड़ाई है। चलिए, तो परसों अब कांग्रेस जो है अनाउंस करने वाली है अपना सीएम कैंडिडेट। आपको बताया उन्होंने? सोर्सेज तो ऐसे बता ही रहे हैं। देखिए भैया, मेरी बात पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए देखो मेरी बात सुनो दोस्त, मुझे तो बताया नहीं है। अगर आपको बताया तो यार आप मुझसे बड़े उस्ताद हैं गुरु। नहीं तो सर, इसमें भी खबर है कि आपको नहीं बताया है। मेरी एक बात समझिए, किसी में खबर नहीं है। हमने खुद राहुल जी को बोला है। अच्छा, सबने कि पिछली बार हमने आम आदमी पार्टी को इसी बात पे ठोका कि भाई तुम्हारे बारात तुम्हारे घर के बाहर तुतरू तुतरू कर रही है, बहू पीपल तले सो रही है, कहाँ है तुम्हारा दूल्हा? घर के बाहर, ये मैं बोला करता था, घर के बाहर घोड़ी है, कहाँ है लाड़ा किथे है? समझे? मैं कहना लाड़ा किथे है, तो आज वो अगर हमें पलट के कहते हैं लाड़ा किथे है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस बार पंजाब के लोग दूध का जला जो है ना, वो लस्सी को भी फूंके मार के पीता है। इस बार ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आपने अगर ईमानदार बंदा, नैतिकता से भरा हुआ बंदा नहीं दिया तो विकल्प है उनके पास, और चाहे वो झूठा ही हो, चाहे वो अगला कहना यार इन्होंने भी देख लिया, उन्होंने देख लिया, उधर देखेंगे, समझा नहीं? ये बात। और उसने मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं जो बात कह रहा हूं, देखो आप क्या चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या बनने वाला है। ये आप याद रखना, इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे होनी का नाम देता है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आप किसे चुनेंगे लागू करने के लिए? माफिया वाला बंदा इस एजेंडे को लागू नहीं कर सकता जो भाई बोल के गए हैं। जो सरकार आपके द्वार 170 सर्विसेज, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तहसील से चोरी खत्म करनी है, थानों से चोरी खत्म करनी है, समझे नहीं? और म्युनिसिपैलिटीज में आप सर्टिफिकेट लेने जाइए, पैसे लेते हैं, वो सिस्टम रेजिस्ट करता है। उसको अगर खत्म करना है, लोगों की सरकार लोगों के द्वार तक ले जानी है, पंचायतों को ताकत देनी है, म्युनिसिपैलिटीज को ताकत देनी है, ये सब चीजें अगर करनी है तो माफिया खत्म करना पड़ेगा, कॉर्पोरेशंस बनानी पड़ेंगी। और जो खुद माफिया है, उसका हिस्सा है, वो प्रोटेक्टर इन चीफ जो है, वो कैसे इस एजेंडे को लागू करेगा, ये बड़ा सवाल है। बस क्लियर ये बोल दीजिए, आप बोल रहे हैं कि कोई ईमानदार नहीं बनाया आपने या किरदार वाला नहीं बनाया, तो विकल्प है, तो ये ईमानदार कौन है, विकल्प कौन है, क्लियर बोल दीजिए सर। इसे तय करने वाला मैं कौन होता हूँ, ये तो अहंकार होगा। इसे तय करने वाली पंजाब की जनता है। आवाज खलक, नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चवन्नी रवादार नहीं है और 17 साल से उसका किरदार बोलता है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। पर जो भी अनाउंस होगा आप स्वीकार करेंगे, उसका आप ये कह रहे हैं? जी, जो भी अनाउंस होगा उसको स्वीकार करेंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, मेरे स्वीकार करने की ना स्वीकार करने की तो बात ही नहीं है। नहीं, बात तो है, क्यों नहीं है बात? सुने ना यार, मैं तो पहले ही कह दिया,
सवाल यह है कि लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो आपका लीडर होगा वोट उसको पड़ेंगे। याद रखिएगा आप, तो क्या 60 एमएलए बना लेंगे? अगर एमएलए आपकी प्रॉब्लम सबकी जो टीआरपी वाले होते हैं ना, या जो नहीं हम तो टीआरपी वाले आप नहीं मैं कह रहा हूं ना, सुनो, सबकी प्रॉब्लम ये है कि वो बगैर अंडा मुर्गी ढूंढते हैं। बगैर एमएलए कैसे बनेगा कोई मुख्यमंत्री भाई? हर बंदा चला, ओ तू मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ओ मुख्यमंत्री। भाई मुख्यमंत्री बन ली 60 एमएलए चाहिए कि नहीं? एमएलए बनाना नहीं, मुख्यमंत्री बना देना। कित्थों बना देना भाई? ये लोगों का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है। था बादल के बाप का, समझे नहीं? अब नहीं रहा। सवाल यही है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, इसको आदर देना होगा, इसको सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर आपने किसी नैतिकता से परे बंदे, किसी मॉरल अथॉरिटी के परे बंदे और किसी बेईमान को इस माफिया के हिस्सेदार को बनाया, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं, बदल देंगे, मूली की तरह गाड़ भी देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर ईस्ट से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जो भांजे हैं भूपिंदर सिंह हनी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है। उनके ऊपर अवैध खनन के जरिए लाखों करोड़ों रुपए बटोरने और जुटाने का इल्जाम लगा हुआ है। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं।